अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने अब तक का सबसे भयानक केस कौन सा सुना है, यह एक ऐसा केस है जिसके बारे में आप में से कई लोगों ने शायद अब तक सुन लिया होगा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि आपने इसे पूरी भयावह विस्तार से सुना है या नहीं। ये जुनको फ्रुता की कहानी है। इसे मानव इतिहास में सबसे भयानक अपराधों में से एक माना जाता है। तो भगवान के लिए, अगर आपको एक्सट्रीम वायलेंस, खासकर सेक्सुअल वायलेंस सुनना मुश्किल लगता है तो प्लीज़ इसे ना देखें। जुनको फ्रुता एक यंग लड़की थी जिसका जन्म जापान के सैतामा प्रीफेक्चर के मिसातो में हुआ था। उसके फैमिली में माँ, पिता, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई था। वो सैतामा के एक हाई स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल के बाद एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में पार्ट टाइम काम करती थी। वो अपनी ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे सेव कर रही थी। ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में जॉब भी फिक्स हो चुकी थी। जुनको अपनी क्लासमेट्स के बीच पॉपुलर थी। उसके ग्रेड्स बहुत अच्छे थे और वो कभी स्कूल बंक नहीं करती थी। एक्टिव थी, अट्रैक्टिव थी और काफ़ी अटेंशन अट्रैक्ट करती थी, जिससे कुछ लोग उसे जेलस भी होते थे। वो शराब नहीं पीती थी, स्मोकिंग नहीं करती थी और ड्रग्स तो बिल्कुल भी नहीं लेती थी। स्कूल के गुंडे और वानबी याकुजा बॉयज़ के लिए ये सब बेकार लगता था। उनमें से एक लड़का था हिरोशी। उसका जुनको पे क्रश था और वो उसके साथ फिजिकल होना चाहता था। उसने प्रपोजल दिया, लेकिन जुनको ने सीधे मना कर दिया। हिरोशी स्कूल का बड़ा गुंडा था। याकुजा के यंग मेंबर्स से कनेक्टेड एक ही लड़का था। यूजुअली कोई भी उसका अपोज करने की हिम्मत नहीं करता था। यू से यकीन ही नहीं हुआ कि जुनको ने उससे मना कर दिया। हिरोशी ने इससे अपमान समझा और बदला लेने का प्लान बनाया। उसने अपने वानबी याकुजा दोस्तों के साथ प्लान किया कि वो एक लड़के से जुनको पे अटैक करवाएंगे और फिर हिरोशी हीरो बन के यूज बचा लेगा। उसके बाद वो इजीली उसका ट्रस्ट जीत लेगा और अपनी मर्जी से कहीं भी ले जा सकेगा। 25 नवंबर 1968 को जुनको अपनी पार्ट टाइम जॉब से साइकिल पे घर जा रही थी। तब एक अननोन लड़के ने उस पर अटैक किया और उसे साइकिल से गिरा दिया। हिरोशी, जो पास ही था, उसने जुनको की मदद की और अटैकर को भगा दिया। फिर उसने जुनको को घर छोड़ने का ऑफर दिया। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। जुनको को हिरोशी पे पूरा भरोसा तो नहीं था, लेकिन दोबारा अटैक होने का डर उसे घर छोड़ने के लिए रेडी कर गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हिरोशी उसे नफरत करता है और एक शैतानी प्लान बना रहा है। हिरोशी जुनको को एक सुनासान वेयरहाउस ले गया और उसने अपने याकुजा कनेक्शंस के बारे में बताया। फिर उसने बार बार उसका रेप किया। उसके बाद वो उसे एक होटल ले गया और अपने दोस्तों जो ओगरा और यासुशी वतानाबे को बुलाया। वहाँ सबने मिलकर जुनको का गंग रेप किया। ये उनका पहला टाइम नहीं था। कुछ हफ्ते पहले भी उन्होंने एक और लड़की के साथ ऐसा ही किया था। उन्होंने डिसाइड किया कि जुनको को अब रिलीज करना रिस्क है, क्योंकि वो पुलिस को बता देगी। अगली सुबह हिरोशी ने जुनको को एक पार्क में ले गया, जहाँ जो, यसुशी और एक चौथा लड़का नोबुहारू मिनातो वेट कर रहे थे। उन्होंने जुनको का एड्रेस निकाल लिया और उसे धमकाया कि अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसका पूरा परिवार मार दिया जाएगा। फिर उन्होंने जुनको को मिनातो के घर ले गया, जहां उससे अगले 42 दिन तक कैप्टिव रखा गया। जुनको के लापता होने के तीसरे दिन उनके माता पिता पुलिस के साथ उनकी तलाश में जुटे थे। यह जानते हुए अपहरणकर्ताओं ने जुनको को अपने माता पिता को फ़ोन करने और यह कहने के लिए मजबूर किया कि वह भाग गई है और एक दोस्त के साथ सुरक्षित है। उसे अपनी माँ से जांच रोकने के लिए कहना पड़ा। वे जुनको को बेडरूम में कैद रखते थे, उसे एक लड़के की गर्लफ्रेंड के रूप में पेश करने के लिए मजबूर करते थे। जल्द ही माता पिता को पता चल गया कि यह झूठ था। आखिरकार उन्होंने पूरी तरह से गर्लफ्रेंड का नाटक छोड़ दिया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि उन्हें कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। घर पहुंचते ही लड़कों ने जुनको को अपनी खिलौना बना लिया। वे उसे बेरहमी से पीटते थे और दिन में कई बार बलात्कार करते थे, अक्सर बारी बारी से। वे जो कर रहे थे उस पर गर्व करते थे। अपने दोस्तों से नियमित रूप से डींग मारते थे कि उनके पास एक महिला कैद है और उनके निजी उपयोग के लिए तैयार है। उन्होंने अपने कई दोस्तों को बुलाया और उन्हें भी जुनको के साथ बदसलूकी करने दिया। पहले कुछ दिनों में
कम से कम 30 लोगों ने उसका बलात्कार किया और कम से कम 100 लोगों को उसकी कैद के बारे में पता था। इवन लड़कियों को भी इस तमाशे को देखने के लिए बुलाया गया, जिसमें एक यंग लड़की भी आई थी जिसने जुंको के फेस पर पेन से डूडल बना दिया। 7वें दिन तक जुंको की सारी इंसानियत छीन ली गई थी। यूज हमेशा नंगी रहने पर मजबूर किया जाता था और लगातार पीटा और इंसल्ट किया जाता था। जब वो उसे बोर हो जाते तो उस घंटों तक फ्रीजर में बंद कर देते, सिर्फ तब निकालते जब दोबारा उसका उत्पीड़न करना होता। नोबुहारू मिनातो का भाई और पेरेंट्स उसी घर में रहते थे जहां जुंको को कैप्टिव रखा गया था। उसके भाई ने कुछ नहीं किया, बस इतना बोला कि जुंको मर सकती है। उसके पेरेंट्स इंटरवीन करने से डरते थे क्योंकि उन्होंने नोबुहारू की वायलेंट नेचर को देखा था। वो उसके याकुजा के कनेक्शन से भी डरते थे और पॉसिबल बदले से भी डरते थे। और सबसे डिस्गस्टिंग बात यह थी कि उन्हें अपनी कम्युनिटी में अपनी इज्जत खोने की चिंता ज़्यादा थी। लगभग 10 दिन की इस टॉर्चर के बाद जुंको का बॉडी लगातार मारपीट की वजह से वीक होने लगी थी। उसके सिनुसेज में इतना खून जमा हो गया था कि वो अपनी नाक से सांस नहीं ले पा रही थी। उसका डाइजेशन सिस्टम भी खाना पानी एक्सेप्ट करना बैंड कर चुका था। अगर वो कुछ खाने या पीने की कोशिश करती तो तुरंत वॉमिट कर देती थी। इस वजह से यूज सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया। जब भी वह उल्टी करती, उसके हमलावर नाराज हो जाते और उसे और अधिक पीटते, एक दुष्चक्र जो खत्म होने का नाम नहीं लेता था। जब रातें और ठंडी हो जाती तो उसे घर के बालकनी पर अत्यधिक ठंडे तापमान में, कभी कभी हिमांक के पास सोने के लिए मजबूर किया जाता था। आखिरकार एक व्यक्ति जिसे हमलावरों ने जुंको को देखने के लिए घर बुलाया था, उसने अपने भाई को इसके बारे में बताया। उस भाई ने पुलिस को मिनातो के घर में चल रही घटना की सूचना दी। 2 पुलिस अधिकारी स्थिति की जांच करने के लिए भेजे गए। मिनातो के माता पिता ने दरवाज़ा खोला। जब पुलिस ने स्थिति समझाई तो माता पिता ने बस इतना कहा कि घर में कोई लड़की नहीं है। पुलिस ने इसे सच मान लिया, उनका धन्यवाद किया और बिना किसी विवरण की जांच किए चले गए। 20 दिनों की यातना के बाद जुनको पूरी तरह से चलने में असमर्थ हो गई थी। उनके पैरों पर लाइटर फ्लूइड डाला गया और आग लगा दी गई, जिससे गंभीर जलन हुई। उनके पैरों को पिटाई के दौरान इतना निशाना बनाया गया था कि उनमें गंभीर मांसपेशियों की क्षति हो गई थी। वह अपने हाथों से कुछ भी पकड़ नहीं पा रही थी क्योंकि उनके हाथों को डंबल से कुचल दिया गया था, जिससे उनकी हड्डियां टूट गईं और नाखून चकनाचूर हो गए। कुछ रात बाद हमलावर सामान्य से अधिक उग्र हो गए और बहुत ज्यादा शराब पी ली। जुनको ने इसे भागने का मौका समझा। वह बेडरूम से नीचे सीढ़ियों तक रेंग कर गई और नीचे टेलीफोन तक पहुंची। उसने फोन उठाया और पुलिस को कॉल करना शुरू किया। फोन की घंटी बजी और एक अधिकारी ने फोन उठाया। जैसे ही वह बोलने वाली थी, हिरोशी पीछे से आया और उसने फोन छीन लिया। उसने रिसीवर को अपने कान पर रखा और कहा, मैंने गलती से डायल कर दिया। फोन बंद कर दिया। उसे फिर से बेडरूम में खींच लिया गया। वह पूरी तरह से आतंक में थी क्योंकि जाहिर तौर पर इसके लिए उसे कठोर सज़ा दी जाएगी और वह सही थी। उन्होंने उसे सज़ा दी, उसे पकड़कर और एक मोमबत्ती की लौ को उसके चारों ओर लहराकर तंग किया। फिर उन्होंने उसके पूरे शरीर, खासकर उसके पैरों पर लाइटर फ्लूइड डाला और आग लगा दी। इसके बाद उसकी बॉडी ऐंतने लग गई। लड़कों ने सबको बोला कि वो ड्रामा कर रही है और उससे दोबारा आग लगाई, फिर थोड़ी देर बाद बुझा दी। कैसी भी हालात में वो बच गई। इस पॉइंट के बाद उसने अपने किडनैपर से सिर्फ यह रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि यूस मार डालो और सब खत्म करो, लेकिन उन्होंने उसे यह रहम भी नहीं दिया। फायर के बाद उन्होंने टॉर्चर का एक नया तरीका ढूंढ निकाला। लड़के उसका सर कंक्रीट के अगेंस्ट दाबा देते थे और बाकी उसके ऊपर जंप करते थे। सोचा जा सकता है कि इससे कितना अनबेरेबल पेन और डैमेज हुआ होगा। लगभग 30 दिन के बाद जुंको प्रॉपर्ली यूरिनेट भी नहीं कर पा रही थी। उसके जेनिटल्स सिगरेट लाइटर्स से जला दिए गए थे, जिससे सीवियर डैमेज हुआ। उसके साथ फॉरेन ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए, जिनमें से बहुत से शार्प और ट्विस्टेड थे। यहाँ तक कि फायरवर्क्स तक उसके वजाइना, एनुस, माउथ और ईयर्स में डाल दिए गए थे।
उसके कानों की झिल्ली इतनी डैमेज हो गई थी कि वो ऑलमोस्ट बहरी हो चुकी थी। उसके हाथ और पैर इतने खराब हो गए थे कि वो मुश्किल से हिल पाती थी। बेस्ट केस में भी वो बस क्रॉल कर पाती थी। बाथरूम तक क्रॉल करने में यूज 1 घंटे से ज़्यादा लगता था। बाद की एक रिपोर्ट में यह भी मेंशन हुआ कि इस वक्त तक उसके ब्रेन का साइज काफ़ी कम हो गया था। उसके हॉरिफाइंग अपीयरेंस की वजह से लड़कों को अब वो अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। उन्होंने वही स्ट्रैटेजी यूज़ करके एक 19 साल की और लड़की का किडनैपिंग किया जो अपने काम से घर जा रही थी, और उसके साथ गैंग रेप किया। इन 44 दिनों के इस जहन्नुम में जुनको फुरुता को ऐसी अनइमेजिनेबल टॉर्चर और पेन सहना पड़ा जो एक इंसान सोच भी नहीं सकता। उसमें इंक्लूडेड था रोज़, दिन रात, बार बार रेप, हर जगह। एस्टिमेट है कि 100 से ज़्यादा मर्दों ने एंड तक उसका रेप किया। कभी कभी एक दिन में ही 12 अलग अटैकर्स ने उसका रेप किया। कॉन्स्टेंट इंसल्ट, यूज मोस्टली नंगी रहने पर मजबूर किया जाता था। कई मर्दों ने जो उसका रेप करते थे उस पर पी तक किया। उसे फोर्स किया जाता कि वो अटैकर्स के सामने खुद को सेटिस्फाई करे। रोज की मार पिटाई, यूज गोल्फ क्लब, आयरन रॉड्स, बैम्बू स्टिक्स और भी चीजें से मारा गया। उसका सर ग्राउंड पर फेस डाउन पटका जाता और डम्बेल्स उसके बॉडी पर गिरा दिए जाते। उसके फेस पर, स्पेशली उसकी आईलिड्स पर गरम वैक्स डाला गया। उसकी पलकें सिगरेट्स और लाइटर से जलाई गई। उसके सारे ऑरिफिसेस में अलग अलग ऑब्जेक्ट्स डाले गए, बॉटल्स, टूटी हुई और पूरी, आयरन रॉड्स, सिजर्स, हीटेड स्क्यूवर्स, चिकन स्क्यूवर्स और बहुत कुछ। उसे बहुत कम फूड और वाटर मिलता था। कभी कभी यूज कॉकरोचेस खिलाए गए और उसका अपना उराइन पिलाया गया। उसके सारे ऑरिफिसेस में फायरवर्क्स डाले गए जिससे सिवियर बर्न्स और डैमेज हुआ। उसके लेफ्ट निपल को प्लायर से फाड़ दिया गया। यूज फ्लोर पर बांधकर उसके बॉडी पर डंबल्स गिराए गए। उसके स्टमक पर इतना जोर से अटैक किया गया कि उसने अपने स्टूल पर कंट्रोल खो दिया। यूज छत से लटकाकर पुशिंग बैग की तरह यूज किया गया। यूज आवर्स तक फ्रीजर में डाला गया। जब वो दार के मारे अपनी आंखें बैंड करती थी तो उसकी आईलिड्स पर वैक्स और लाइटर से फायर लगाई जाती थी। उसके ब्रेस्ट्स को सोइंग नीडल से पियर्स किया गया जो कभी कभी अंदर ही छोड़ दिए जाते थे। उसके जेनिटल्स सिगरेट्स और लाइटर से जला दिए गए। उसके वजाना में एक बर्निंग लाइट बल्ब डाला गया और घुमाया गया जब तक वो फट नहीं गया। एंड में जुनको एक बिल्कुल अलग इंसान जैसी दिखने लगी थी। उसके फेस की फीचर्स को पहचानना मुश्किल था। उसका बॉडी सिवियरली डैमेज्ड और डिसेबल्ड हो गया था और ऐसा लगता था जैसे वो पहले ही सड़ने लगी हो। उसके जेनिटल से लगातार हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। वो हैवीली हांफ रही थी। सिनुसेस में जमा खून की वजह से सांस लेने में स्ट्रगल कर रही थी। 40th डे 1 जनवरी को जुनको अकेली न्यू ईयर्स डे पर जगी। उसने पूरे दिन बस ये रिक्वेस्ट की कि यूज मार दिया जाए क्योंकि अब वो बिल्कुल मूव भी नहीं कर पा रही थी। 3 दिन बाद 4 जनवरी के उस डेडली दिन लड़कों ने जुनको को महजोंग सॉलिटेयर का गेम प्ले करने की चैलेंज दी और यूज मजबूरी में खेलने को फोर्स किया। कैसी भी कंडीशन में जुनको ने गेम जीत लिया। ये देखकर किडनैपर्स भड़क गए। उन्होंने उसे आयरन बारबेल से ब्रूटली पीटा, फिर उसके हाथ, पैर, पेट और लास्ट में फेस पर लाइटर फ्लूइड डाला, हत्ता कि उसकी आंखों में तक। फिर उन्होंने उसके फेस पर एक कैंडल जला दी। जुनको ने वीकली फायर बुझाने की कोशिश की लेकिन उसके पास स्ट्रेंथ ही नहीं थी। ये फाइनल टॉर्चर टोटल 2 घंटे तक चला। ऑलरेडी हॉरिफिक कंडीशन में होने की वजह से जुनको शॉक में चली गई और अगले दिन उसकी मौत हो गई। मिनातो के भाई ने 24 घंटे के अंदर लड़कों को फ़ोन करके बताया कि जुनको मर चुकी है। लड़के पैनिक में घर दौड़ कर आए। लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी के डर से वो घबरा गए, लेकिन उन्होंने एक प्लान बनाया। किडनैपर्स ने उसका बॉडी एक 55 गैलन ऑयल ड्रम में डालकर उसे कंक्रीट से फिल कर दिया। जुनको के लंबे बालों का एक छोटा सा हिस्सा कंक्रीट के ऊपर से बाहर निकाल रहा था जो शायद उन्होंने नोटिस नहीं किया। फिर उन्होंने ड्रम को टोक्यो के कोतो में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर डंप कर दिया। उस जगह को अब देखकर
आप कभी नहीं सोचेंगे कि वहाँ ऐसा कुछ दफनाया गया था। शुरुआत में इस बात की अच्छी संभावना थी कि पुलिस को कभी नहीं पता चलता कि यह किसने किया। कोई सुराग नहीं था। सौभाग्य से हिरोशी ने गलती की। 2 हफ्ते बाद जब पुलिस उससे हाल ही में हुई एक 19 साल की महिला के सामूहिक बलात्कार के मामले में पूछताछ कर रही थी, तो वह भ्रमित हो गया और उसे लगा कि पुलिस जुनको के मामले की बात कर रही है, क्योंकि दोनों मामले इतने समान थे। यह सोचकर कि शायद किसी अन्य लड़के ने पहले ही कबूल कर लिया है, उसने सब कुछ उगल दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने शव कहाँ छिपाया था, जो ओगुरा को पहले ही एक अन्य असंबंधित यौन हमले के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था। उसे जल्द ही जुनको के मामले में भी गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी लड़कों को अगले कुछ दिनों में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ड्रम को खोला गया और कंक्रीट तोड़ा गया, जिससे जुनको का भयावह स्थिति में मृत शरीर सामने आया। जून को उसके के परिवार को सूचित किया गया और उन्हें विस्तार से बताया गया कि उनके साथ क्या हुआ। जब उनकी मां ने सुना कि उनके साथ क्या किया गया तो वह बेहोश हो गई। उन्हें लंबे समय तक एक मनोरोग अस्पताल में रहना पड़ा। जुनको का पोस्टमार्टम हुआ, जिसमें उसके साथ हुई हॉरिफाइंग ब्रूटैलिटी सामने आई। उसके अनूस में छोटी बॉटल्स अभी भी फांसी हुई थी। ये भी रिवील हुआ कि वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके यूटेरस को सीवियर डैमेज हुआ था। उसका फेस इतना डिसफिगर हो गया था कि उसकी पहचान फिंगरप्रिंट से करनी पड़ी। क्योंकि अटैकर्स माइनर्स थे, कोर्ट ने उनके नेम्स हाइड कर दिए, लेकिन शुकन बुनशुन मैगजीन के जर्नलिस्ट्स ने पता लगा लिया कि वो कौन थे और उनके नेम्स पब्लिश कर दिए, ये बोलते हुए कि यह लोग इंसान ही नहीं हैं, इसलिए इन्हें ह्यूमन राइट्स का हक नहीं मिलना चाहिए। किसी ने इस बात का अपोज भी नहीं किया। जैसे कि हमें पता है, वो थे हिरोशी मियानो, 8 बरस जोए ओगुरा, 8 बरस नोबुहारू मिनातो, 4 बरस यासुशी वातानाबे। 60 बरस इन 4 मॉन्स्टर्स को अरेस्ट किया गया और ट्रायल में भेजा गया। हर ट्रायल के दौरान जब केस के डिटेल्स रीड किए जाते तो लोग कोर्ट रूम में बेहोश हो जाते। इतना सब करने के बाद भी इन्होंने कोई रिमॉर्स शो नहीं किया। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इन्हें इतने ब्रूटल क्राइम्स के लिए अनबिलीवेबली लाइट सेंटेंसेस मिली। इनिशियली इनका ट्रायल माइनर्स के तौर पर चल रहा था, लेकिन मैसिव प्रोटेस्ट्स के बाद इन्हें अडल्ट्स के तौर पर ट्रीट किया गया। फिर भी अडल्ट स्टेटस में अपग्रेड होने के बाद भी जो सज़ा मिली वो इतनी लाइट थी कि आज भी इस केस के बारे में सुनने वाले लोगों का खून खोल उठता है। डको पर हत्या का आरोप नहीं लगाया गया, इसके बजाय उन्हें शारीरिक चोट के परिणाम स्वरूप मृत्यु का आरोप लगाया गया। जापान में किशोर अदालत प्रणाली सजा देने के बजाय पुनर्वास पर अधिक केंद्रित है। हिरोशी को 20 साल की जेल की सजा मिली, मिनातो को 5 से 7 साल की सजा मिली, वातानाबे को 9 साल और जो को 8 साल की सजा मिली। एक दुखद बात यह है कि इन राक्षसों को शुरू में इससे भी कम सजा मिली थी। अपील के बाद ही इसे इस अभी भी कम मात्रा में बढ़ाया गया। यह इतना कम था कि कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या उनकी याकुजा संबंधों की वजह से ऐसा हुआ। इस रिकॉर्डिंग के समय तक चारों लड़के जेल से बाहर हैं और आज़ाद जीवन जी रहे हैं। उनमें से 3-8 साल से कम समय तक जेल में रहे। हिरोशी, जो सरगना था, को शुरू में 17 साल की सज़ा मिली थी। उसने अपील करने की कोशिश की, लेकिन जज ने उसकी सज़ा को 20 साल तक बढ़ा दिया। यही बात 2 अन्य लड़कों के साथ भी हुई और पर्याप्त देखने के बाद चौथे लड़के ने अपील न करने का फैसला किया। हालांकि वे सभी अपनी सज़ा पूरी होने से बहुत पहले बाहर आ गए। और मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि क्या उन्होंने जेल से निकलने के बाद फिर से अपराध किए। आइए देखते हैं। नोबुहारू मिनातो जेल से निकलने के बाद उसने अपना पहला नाम बदलकर शिंजी कर लिया। उसने स्पष्ट कारणों से ऐसा किया। 2006 में उसने एक रोमानियाई महिला से शादी की और उनकी एक बेटी हुई। जल्द ही उनका तलाक हो गया और पत्नी को बच्चे की कस्टडी मिल गई। मिनातो ज्यादा समय तक हत्या से दूर नहीं रह सका। उसे अंततः एक व्यवसायी की हत्या के प्रयास के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया।
उस व्यक्ति ने देखा कि मिनातो उसे घूर रहा था, जिसके बाद उसने पूछा, तू क्या देख रहा है? मिनातो ने आकर उस व्यक्ति को मुक्का मारा। फिर उस व्यक्ति ने अपनी कार से बाहर निकलकर लड़ाई की। यह इतना बढ़ गया कि मिनातो ने एक डंडा निकाला और उसे बुरी तरह पीटा। जब पीड़ित अपनी कार में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, मिनातो ने उसकी गर्दन पर छिपे हुए चाकू से वार किया। किसी बिंदु पर पुलिस को बुलाया गया और वे पीड़ित की मदद के लिए दौड़े। हंगामे में मिनातो भाग गया। उसे जल्द ही पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने हत्या के प्रयास से इनकार किया, यह कहते हुए कि उसका इरादा केवल उस व्यक्ति को पीटने का था। मामला अभी भी चल रहा है। जो ओगुरा अगस्त 1999 में रिहा हुआ। उसने भी अपना नाम बदलकर जो कामिसाकू कर लिया। उसका लक्ष्य अपनी अपहरण और यातना में अपनी भूमिका के बारे में डींग मारना था। उसके पिता ने शर्मिंदगी के कारण जुनको के परिवार को अपनी पूरी जिंदगी की बचत देने की कसम खाई थी, लेकिन जो ने इस पैसे को खुद के लिए यूज किया और एक लविश लाइफस्टाइल जी। जो की माँ भी उससे बेहतर नहीं थी, क्योंकि उसने जुनको की कब्र तोड़ दी, ये बोलकर कि जुनको ही थी जिसने उसके बेटे की लाइफ बर्बाद कर दी। जो को कुछ औरतें भी मिल गई जो यूज डेट करने के लिए रेडी थी। उसने एक चाइनीज वुमन से शादी भी की, लेकिन वो शादी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। इसके बाद उसने एक अन्य महिला को डेट करना शुरू किया। वह जुलाई 2004 में 7 साल के लिए फिर से जेल गया, क्योंकि उसने एक लड़के को पीटा जिसे वह सोचता था कि वह उसकी गर्लफ्रेंड को उससे दूर ले जा रहा है। उसने उस व्यक्ति को अपहरण कर 4 घंटे तक पीटा। उसने गर्व से पीड़ित को बताया कि उसने पहले भी हत्या की है और फिर से करेगा। उसे 4 साल की जेल की सजा मिली, लेकिन 2009 में वह फिर से आजाद था और वह आज तक आजाद है। गैंग का लीडर हिरोशी जेल से रिलीज होते ही दोबारा अपनी पुरानी गैंग एक्टिविटीज में लौट गया। बाद में उसे एक फ्रॉड केस में अरेस्ट भी किया गया, लेकिन उसके लिए यूज जेल नहीं हुई। आज के टाइम पे लगता है कि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। कुछ लोग तो कहते हैं एक अच्छी लाइफ। वो एक लोकल किक बॉक्सिंग जिम में रेगुलरली जाता है और एक नॉर्मल सोशल लाइफ मेंटेन करता है। अब तक यासुशी वातानाबे चारों में से एकमात्र ऐसा है जिसे बाद में गिरफ्तार नहीं किया गया। इस वजह से यह वास्तव में नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। जांच शुरू होने के बाद से पुलिस वीर्य और प्यूबिक हेयर से डीएनए प्राप्त करने में सक्षम रही है, ताकि कई और अपराधियों को इस अपराध से जोड़ा जा सके, जिसमें कोहिची इहारा और टेत्सु नाकामुरा नाम के 2 पुरुष शामिल हैं, जिन्हें दोनों गिरफ्तार किया गया, और शायद कई अन्य लोग हैं जिनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। यह अज्ञात है कि क्या वे सभी किसी तरह के आरोपों का सामना करेंगे, समय बताएगा। तो ये पूछना कि क्या आपको ये वीडियो पसंद आया थोड़ा वियर्ड लगता है। फिर भी अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा या पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। ये चैनल के लिए बहुत हेल्प करता है। मुझे शक है कि YouTube इस तरह के डार्क कंटेंट को ज़्यादा पुश नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम या डार्क हिस्ट्री रिलेटेड कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। मैं ऐसा कंटेंट रेगुलर बनाता हूँ।